हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में चैप्टर 4 द फोर्सेज में अगले आर्टिकल की पढ़ाई करने वाले हैं। हम यहाँ पर अलग अलग फंडामेंटल फोर्सेज को देख चुके हैं। आज बारी है बच्चों न्यूक्लियर फोर्सेज को देखने की। इसे बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज नाम से ही ये बात बच्चों आपको क्लियर हो रही होगी कि ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स रहेगा। न्यूक्लियस से इसका कुछ लेना देना रहेगा। एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं बेटा, अब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की बात की थी। ये दोनों ही फोर्स आपको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में दिखते हैं। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब वो दुनिया जो आप अपनी आंखों से देखते हैं और डायरेक्टली महसूस कर पाते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक दुनिया की। हम न्यूक्लियस के अंदर जाने वाले। तो ये फोर्सेस जब आप बाहर से बड़े ऑब्जेक्ट पर डील कर रहे होंगे तब ये फोर्सेस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो मेनली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही दिखने वाला है। तो आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स का क्या मतलब है। ईच एटम कंटेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ये बेसिक बात आपने केमिस्ट्री में सुनी होगी। किसी भी एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ घूमेंगे। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 10 to the power -44 मीटर क्यूब, जो कि बहुत कम है। Whereas the atom itself has a volume of about 10 to the power -23। मतलब बहुत छोटा हिस्सा है जो न्यूक्लियस वहां पर ऑक्यूपाई करता है। Thus the nucleus occupies only 1 by 10 to the power 21 part of the volume of the atom, जो कि बहुत छोटा हिस्सा है। एटम खुद बहुत छोटा और उसके अंदर न्यूक्लियस और भी छोटा रहता है। Yet it contains about 99.98% of the mass of the atom। ये जनरली लिख दिया है, हर मॉलिक्यूल के लिए, हर एटम के लिए ये डेटा अलग हो सकता है। The atomic nucleus of a radioactive element is stable। नॉन रेडियोएक्टिव होगा तो न्यूक्लियस कैसा रहेगा? स्टेबल। यूरेनियम ले आओ, थोरियम ले आओ, इन सब की न्यूक्लियस डिके करते हैं और वहां पर अंदर अवेलेबल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या बदल सकती है। बट अगर स्टेबल न्यूक्लियस है, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है, उस केस में न्यूक्लियस कैसा रहेगा बच्चों? स्टेबल। और ज्यादातर मास ऑफ द एटम कहां मिलेगा आपको? न्यूक्लियस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ हीलियम एटम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और दोनों हमने निकाल दिए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हीलियम एक स्टेबल एलिमेंट है। वी गेट द बेयर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम विच इज कॉल्ड एन अल्फा पार्टिकल। ये बात ध्यान भी रखिएगा बेटा, He2+ को ही अल्फा पार्टिकल बोला जाता है। अपने नोट्स में ये लिखकर रख ले, कई सवालों में अल्फा पार्टिकल बोलकर आपसे सवाल पूछा जाता है। द अल्फा पार्टिकल इज अ स्टेबल ऑब्जेक्ट and once created it can remain intact until it is not made to interact with other objects। जब तक बाकियों से इंटरेक्ट नहीं करवाया जाएगा तो ये न्यूक्लियस अपने आप में स्टेबल है। ये फर्दर डिके नहीं होगा, ये खुद से कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो अभी के लिए हमने बाहर निकाल दिए। The protons will repel each other due to the Coulomb force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, and will try to break the nucleus। सिंपल बात है बेटा, एक न्यूक्लियस के अंदर आपने प्रोटॉन को एक साथ रख दिया और बहुत पास में रखा है, तो जो आपके पास कूलम्बिक फोर्स था that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r²। r तो बहुत छोटा है बेटा, तो फोर्स बहुत बड़ा होगा। तो प्रोटॉन्स चाहेंगे कि न्यूक्लियस ब्रेकआउट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए और वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है वो बाहर निकल जाए।
तो वही लिखा है कि द प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू द कूलम फोर्स एंड विल ट्राई टू ब्रेक द न्यूक्लियस। उस रिपल्शन की वजह से न्यूट्रॉन्स विल बी साइलेंट स्पेक्टेटर्स इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रामा, कि जो भी हो रहा है न्यूट्रॉन को फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रॉन बस ये देखेगा। जैसे क्लास में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप सिर्फ स्पेक्टेटर की तौर पर देखते रहते हैं, टीचर आया पढ़ाया चला गया, आपका रोल बहुत कम उसमें रहता है। तो न्यूट्रॉन एज अ स्पेक्टेटर वहां पर बस अवेलेबल रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, 0, और अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। रिमेंबर न्यूट्रॉन इज एन अनचार्ज्ड पार्टिकल, इसलिए वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रामा से दूर रहेगा, ऐसा HCV सर लिखते हैं। देन व्हाई डज कूलम फोर्स फेल टू ब्रेक द न्यूक्लियस, एक बहुत बड़ा सवाल जो साइंटिस्ट के सामने हमेशा से रहा, कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो भैया इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो ये तो उस न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर भाग जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। हमने अभी बात की कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्टेबल है, हीलियम का न्यूक्लियस स्टेबल है, वहां पर कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही, तो ऐसा क्यों हुआ? कैन इट बी, अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, कैन इट बी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स कितना था बेटा, Gm1m2/r²। बिल्कुल सही बात है, r बहुत छोटा, फोर्स बहुत बड़ा होना चाहिए, बट m1 एंड m2 बहुत छोटे हैं बेटा, वेरी स्मॉल, इसलिए ये इतना अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे कि आप कूलम फोर्स को काउंटर कर पाए। सो लिख रहे हैं, कैन इट बी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स विच कीप्स द न्यूक्लियस बाउंड, ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल टेक पार्ट इन दिस अट्रैक्शन। कुछ ऐसा अट्रैक्शन होगा, बट इफ कैलकुलेटेड, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात भी कर लें, एंड इफ इट इज कैलकुलेटेड, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन विल टर्न आउट टू बी टोटली नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द कूलम रिपल्शन। क्योंकि बेटा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, बट बेटा मास तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ऐसा है। मास बहुत छोटा है, और ऐसे दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स और भी छोटा होगा। तो आप Q के साथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ इस मैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इनफैक्ट अ थर्ड काइंड ऑफ फोर्स, इसके बाद लोगों ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा। अ थर्ड काइंड ऑफ फोर्स, ऑल्दो डिफरेंट एंड ओवर एंड अबव ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिंग हियर, कि आपके पास में एक बिल्कुल नया फोर्स यहां होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है। These forces are called nuclear forces, और कुछ जगह इन्हें strong nuclear force लिखा गया है, and are exerted only if the interacting particles are protons or neutrons or both। यहां पर जो फोर्स लगता है बेटा, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लग सकता है, अट्रैक्टिव है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लग सकता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लग सकता है। There are some more cases where this force operates, but we shall not deal with them। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा मैं आपके साथ मॉडर्न फिजिक्स के समय में जरूर करूंगा, बट अभी के लिए ये चर्चा हमारे काम की नहीं है, और ये फोर्स हमारे सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एनालिटिकल पार्ट इसका हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम उसे देख रहे हैं। These forces are largely attractive but are short ranged। सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ये फोर्स लगेगा। अगर आपने एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल कर रख दिया, तो दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। तो ये बात ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रेंज्ड फोर्स है। द फोर्सेज आर मच वीकर देन द कूलम फोर्स if the separation between the particles is more than 10⁻⁻14 मीटर। मतलब अगर आप न्यूक्लियस से बाहर आ गए तो ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। बट फॉर स्मॉलर सेपरेशंस दैट इज ऑफ फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलम फोर्स।
एंड बीइंग अट्रैक्टिव इट होल्ड्स द न्यूक्लियस स्टेबल, इसीलिए न्यूक्लियस स्टेबल हो पाया। सोचकर देखिए बेटा, हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन है, तो रिपल्शन अट्रैक्शन शायद बैलेंस हो रहा होगा। अगर मैं इसे एक प्रोटॉन और दे दूं, जैसे ही एक प्रोटॉन और दूंगा बेटा, रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा बट रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है ये अनस्टेबल हो जाए। तो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ सकती है। और मान लीजिए एक प्रोटॉन कम कर दूं, तो वहां पर रिपल्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, वहां भी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। इसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं नेम्ड एज फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस। हालांकि अभी इन रिएक्शंस की हमें बात नहीं करनी है, बट उन रिएक्शंस के होने का कारण, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के चलने का कारण बेटा यही फोर्सेस है। बीइंग शॉर्ट रेंज्ड, these forces come into picture only if the changes within the nucleus are discussed। अगर आप न्यूक्लियस के बाहर हैं तो इन फोर्सेस का कोई भी मतलब वहां नहीं रह जाता। As bare nuclei are less frequently encountered in daily life, अल्फा पार्टिकल आपको कहीं दिखता होगा बेटा। One is generally unaware of these forces, हम पर्सनली इन फोर्सेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक आप न्यूक्लियस के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट ना करें। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन, फ्यूजन एटसेट्रा रिजल्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बहुत एक्साइटिंग चीज है बेटा ये न्यूक्लियर फोर्सेस। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मैं इसका एक ब्रीफ आपको दिखाना चाहता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियर फोर्सेस चार्ज इंडिपेंडेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, हर बार फोर्स नियरली सेम रहेगा। यहां पर एक रिपल्शन भी आएगा, यहां कोई रिपल्शन नहीं है, यहां भी कोई रिपल्शन नहीं है। तो जब आप एक न्यूक्लियस को देखते हैं, जब वो हर तरफ से टूटना चाहता है ड्यू टू रिपल्शन, तब इसे बांधने के लिए, इसे बाइंड करने के लिए आपके पास कौन आता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उम्मीद करता हूं सारी चर्चा आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।